स्वागत है आप सभी का ब्लेस टू लवासना प्लेटफॉर्म पर। हमने पिछली क्लास में देखा था कि ऐसे किस प्रकार लिखा जाता है, ऐसे क्या होता है, ऐसे के आयाम क्या होते हैं, उन आयामों में हमें क्या-क्या लिखना चाहिए, किन गलतियों का हमें विशेषकर ध्यान रखना चाहिए, ये हमने अपनी पहली क्लास में देखा था। जिसने पहली क्लास नहीं देखी हो, वो जाकर पहली क्लास ज़रूर देखे। तो आज हम बात करेंगे ऐसे के सबसे महत्वपूर्ण और प्रारंभिक चरण की, जो कि है भूमिका। क्योंकि भूमिका ही ऐसी चीज़ है, भूमिका ही हमारा ये निर्धारण करती है कि हम एस्से को किस दिशा में ले जाएँगे, हमारा एस्से कितना ज़्यादा रोमांचक है, हमारा एस्से में क्या-क्या स्पेशल थिंग्स हैं जो दूसरे व्यक्तियों के एस्से से अति सुंदर बनाती हैं। तो उन चीज़ों पे हम ध्यान देंगे इस क्लास में। चलिए, तो भूमिका। भूमिका में 3 चरण होते हैं। पहला है संदर्भ। अब संदर्भ का मतलब क्या है? मान लीजिए आपको कोई टॉपिक दिया जाता है, ठीक है? आपने उस टॉपिक का जो कोई भी विषय है एस्से में, ऐसा नहीं होता है कि जो फिलोसॉफिकल एस्से होते हैं उनका एक ही जो परिप्रेक्ष्य है, जो क्या बोलते हैं इंटरप्रिटेशन है, वो निकल कर आए। मतलब कोई भी टॉपिक है वो डिफरेंट टाइप से लिखा जा सकता है। कोई भी टॉपिक एस्से का डिफरेंट टाइप से लिखा जा सकता है। जैसे मैंने एक एस्से का एक टॉपिक दे दिया कि विचार गोल है। अब विचार गोल है तो आप इसे किस तरह स्टार्ट करते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, इसके कई तरीके से इसे स्टार्ट किया जा सकता है, इसके कई अर्थ निकाले जा सकते हैं, लेकिन वो जो अर्थ आपने निकाले हैं वो उस विषय को संतुष्ट करते हैं या नहीं, इस बात पे डिपेंड करता है। तो पहला जो भाग होता है हमारा, वो होता है कि आपने दिए गए विषय को सही से समझा है या नहीं। इस पे हमें विशेषकर ध्यान देना होता है, यहीं से हमारा एस्से बनता है और बिगड़ता है। दूसरी चीज़ जो होती है हमारे एस्से में, वो होती है उसके भाग। जैसे कोई एस्से दिया है, ठीक है, उसके कई भाग हो सकते हैं। एक एस्से में कई भाग हो सकते हैं, जो हम आगे भी बताऊँगा अभी एग्ज़ाम्पल के थ्रू कि कैसे बच्चे गलतियाँ करते हैं और कैसे हम जो टॉपर होते हैं वो अपने एस्से को बेटर बनाते हैं, इन तीनों चीज़ों को इंक्लूड कर कर। तो दूसरी जो हमारी चीज़ है वो है भाग। अगर जो आपका विषय है उसमें दिए गए सभी भाग आपकी भूमिका में नहीं झलकते हैं, नहीं दिखाई देते हैं, तो आपका एस्से अप्रभावी हो जाता है और एग्ज़ामिनर समझ जाता है कि इसकी जो सोच है वो संकीर्ण है। अब तीसरी बात करें हम, तो हम बात करेंगे प्रीव्यू की। जी हाँ, प्रीव्यू जो है वो इस बात पे डिपेंड करता है या फिर इस चीज़ को दर्शाता है आपके एस्से की कि आप आगे क्या करने जा रहे हैं पूरे एस्से में। आप आगे क्या बताने जा रहे हैं, किन क्वेश्चन को रेज़ करने जा रहे हैं, तो वो जो एक पैराग्राफ होता है या फिर एक प्रीव्यू होता है, वो दे दिया जाता है आपका प्रारंभ में ही, भूमिका में ही। इसके बाद आपकी बॉडी शुरू होती है पूरे एस्से की। तो इन 3 चीज़ों का ध्यान रखना है। पहला संदर्भ, दूसरा विषय के सभी भाग कंप्लीट हो रहे हैं या नहीं, हमने सभी भाग को एक्सप्लेन कर दिया या नहीं, और तीसरा कि हमने एक प्रीव्यू लास्ट में दे दिया या नहीं, बॉडी शुरू करने से पहले। तो ये 3 चीज़ें यदि आपकी भूमिका में हैं, तो आपकी जो भूमिका होगी सबसे ज़्यादा प्रभावी होगी और फिर एग्जामिनर को लग जाएगा कि भाई इसने कुछ विशेष लिखा है और वो भी पढ़ने के लिए थोड़ा जिज्ञासु होगा और तो आपको जो एक्स्ट्रा एज मिलनी होगी वो यहाँ पर मिल जाएगी। तो इसीलिए भूमिका बहुत इंपॉर्टेंट है। अब भूमिका को हम कितने प्रकार से प्रारंभ कर सकते हैं, क्वेश्चन ये आता है हमारे सामने। तो अभी तक जो मैंने पिछले कुछ वर्षों में देखा है, पिछले 2016 से मैं कॉपी देख रहा था, तो उनमें मैंने जो देखा है वो मैं आपको बता रहा हूँ कि किस तरह लोग ऐसे में प्रयोग करते हैं इंट्रो में, वेश का, तरीकों का, और वो कैसे प्रभावी हो सकते हैं आपकी क्षमता के अनुसार या फिर आपके इंटरेस्ट के अनुसार। ठीक है, तो चलिए हम बात करते हैं। पहला है स्टोरी टेलिंग। इसमें क्या होता है कि कोई भी स्टोरी बताकर किसी भी ऐसे के टॉपिक को संतुष्ट किया जा सकता है या फिर उससे संगत किया जा सकता है कि ये स्टोरी इस ऐसे से मिलती है। दूसरा है पोयम के द्वारा। कोई भी पोयम स्टार्ट करके जो आपको विषय दिया उस पर पोयम से स्टार्ट किया, ठीक है, फिर उसके बाद हमने उस पोयम को एक्सप्लेन किया, उस पोयम को हमने एक्सप्लेन किया, जैसे कि ये सम्मिलित वाला भाग था, ठीक है, इसे हम लिंक भी बोलते हैं, इसे हम लिंक भी बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर ही हम जो हमारा एस्से होता है उसका जो टॉपिक होता है उसमें जो हमने पोयम दी है उसको हम इससे जोड़ते हैं टॉपिक से। जैसे हमने कुछ भी पोयम दे दी, यहाँ पर ये पोयम लिख दी, ठीक है, और ये टॉपिक है, ये टॉपिक है, ये इससे संगत है वो हम बताएंगे यहाँ आकर। तो इसको बोलते हैं हम कि लिंक करना। इसको हम क्या बोलते हैं कि जो हमने डाटा दिया
उसको इस टॉपिक से लिंक करना, तो उसके लिए हम ये यहाँ पर एक पैराग्राफ देते हैं, तो इसका हमें विशेषकर ध्यान रखना है। तो हम पोएम के थ्रू जो है इसे स्टार्ट कर सकते हैं। अभी आगे हम एग्जाम्पल के थ्रू देखेंगे भी। तीसरा, संवाद शैली। इसमें हम संवाद करते हैं, पहला संवाद देंगे, फिर उसका हम एक्सप्लेनेशन देंगे, फिर दूसरा संवाद देंगे, फिर एक्सप्लेनेशन। तो ये संवाद शैली होती है। इस प्रकार भी कई टॉपर्स ने इसका यूज़ किया है, वो भी हम देखेंगे। और दूसरा, न्यू क्रिएटिविटी। ये आप खुद से इजाद कर सकते हैं कोई और नया तरीका ऐसे को स्टार्ट करने का जो यूनिक बनाता हो। जैसे जैसे कि न्यूज़ हेडिंग्स के थ्रू आपने न्यूज़ चैनल बना दिया, उस पर कोई खबर दिखा दी, कुछ हेडलाइन दिखा दी। मैं अभी आपको एक एग्जांपल दिखाऊंगा, जो मैंने ही ये मतलब क्रिएटिव चीज़ स्टार्ट की थी, तो उसका मैं एक एग्जांपल आपको दिखा सकता हूँ। और दूसरा बात है कि थॉट और थिंकर्स। हाँ, ये आप कोट देकर किसी का शुरुआत कर सकते हैं। ठीक है, कोई कोट दिया आपने, उसके द्वारा उसको एक्सप्लेन कर दिया, और फिर लास्ट में प्रीव्यू दे दिया। तो इस तरह हम स्टार्ट कर सकते हैं। तो चलिए अब हम आगे जानते हैं कि आपका इंट्रो जो है दूसरों से बेहतर कैसे हो सकता है। इसमें तो हम बात करेंगे ही अभी कि कितने प्रकार की संवाद शैली है और किस टाइप से हमें लिखना चाहिए, उस पर बात करेंगे। पहले हम देख लेते हैं कि कैसे हम उसे बेटर कर सकते हैं। तो बेटर करने के लिए आपकी स्टोरी में सस्पेंस होना चाहिए। ये नहीं कि आपने पहले ही स्टार्ट में बता दिया। आप बता रहे हैं, मान लीजिए कोई अहिंसा पे टॉपिक आ गया, ठीक है, अहिंसा पे सत्य पे आ गया, तो आप स्टार्टिंग में लिख रहे हैं कि गांधी जी ने ऐसे करके ऐसे वो आंदोलन चलाया और फिर इस तरह सत्य और अहिंसा की जीत हुई। नहीं, पहले आप सस्पेंस बनाइए, कोई स्टोरी लाइए जिसमें ना किसी का नाम हो, ना कोई घटना ऐसे लगे। आप प्रारंभ में उसका वर्णन मत करिए कि शुरू में ही मालूम पड़ जाए कि आप आगे क्या कहने वाले हैं। आप बताइए, पूरी भूमिका बनाइए। ठीक है, सस्पेंस रखिए कि यहाँ पर ये एक गांव था, यहाँ पर ऐसे हुआ था। ठीक है, फिर वहाँ पे एक व्यक्ति आया, फिर उसने इस प्रकार से लोगों को समझाया, फिर उसने एक संगठन तैयार किया जिसके द्वारा उसने आवाज उठाना सीखा, और वह व्यक्ति कोई नहीं था, मोहन चंद्र करमचंद गांधी जी थे। तो इस प्रकार से आप जो है जिज्ञासा रखते हैं कि आगे कौन है, ये किसकी बात हो रही है। तो एग्जामिनर भी जो है अट्रैक्ट होता है, आकर्षित होता है आपके ऐसे की तरफ। तो इन चीज़ों का हमें ध्यान रखना है। दूसरा है प्रेजेंट इंसिडेंट। ठीक है, इससे हम लिंक कर देते हैं ना, तो एग्जामिनर को लगता है कि ये जो वर्तमान की घटनाएं हैं, इनसे जोड़कर भी विषयों को देख पाता है। तो ये सबसे ज़्यादा यूनिक बनाता है आपके ऐसे को। और दूसरा, स्टोरी पोयम में यूनिकनेस, जैसे कि मैंने बता दी कि आप सस्पेंस रखिए। और यूनिकनेस का मतलब है कि आप ऐसी स्टोरी लेके आइए, आप घिसी पिटी नहीं, जैसे पुरानी ये मैंने बताया कि गांधी जी वाली दे दी, सुकरात वाली दे दी, ये तो सबको पता रहता है। आप कुछ ऐसे एग्जाम्पल कलेक्ट कर लीजिए जो स्टोरी पहली बार नहीं आती हो, जो वर्तमान में रहती हो, या फिर कोई कोई केस स्टडीज हुई हो कहीं पर, तो उनका आप यूज़ कर सकते हैं। पोएम भी कुछ ऐसी आप नोट कर लीजिए कुछ टॉपिक्स पर जो यूनिक हो दूसरों से, जो एक सतत रूप में प्रयोग ना की गई हो पिछले कुछ वर्षों में। तो इस प्रकार जो है हम अपने ऐसे को बेटर बना सकते हैं। अब हम देखते हैं एग्जाम्पल, कि एग्जाम्पल में गलती नहीं करनी चाहिए। जैसे ये एक विद्यार्थी है, इन्होंने ऐसे लिख के भेजा। जैसे इस बार टॉपिक आया है 2026 में, जब दो हाथी लड़ते हैं तब घास ही रौंदी जाती है। तो ठीक है, अब हम इनका इंट्रो पढ़ते हैं। ठीक है, इन्होंने स्टार्ट किया, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जब दो विचारधाराओं का उभार हो रहा था, जिसमें एक साम्यवादी, दूसरा जिसका प्रतिनिधित्व यूएसएसआर, व दूसरी ओर पूंजीवादी जिसका प्रतिनिधित्व यूएसए कर रहा था। अब आप देख रहे हैं कि इन्होंने शुरू में ही उद्घोषित कर दिया कि ये क्या बताने जा रहे हैं। अब इसमें ना तो ये मतलब ये जो है इसे साम्यता तो रख रही है, टॉपिक से संगत तो है कि हाँ दो विचारधाराएं हैं और उनके बीच की जो है बात की जा रही है, लेकिन उन्होंने शुरू में ही उद्घोषित कर दिया कि ये बात की जा रही है यूएसएसआर की और यूएसए की। अब एग्जामिनर को पहले ही पूरी स्टोरी बन गई कि ये बताएगा कि इनके बीच में जो लड़ाई हुई और फिर उससे जो अन्य तबके थे उसके द्वारा उनका जो है शोषण किया गया, या उन पे अत्याचार हुआ, या उनको इसका भुगतान करना पड़ा। तो इससे यही चीज़ बचा के चलना है। अगर हम यहीं पर ही कि दो विचार कि दो एक विश्व का एक युग था और उसमें ऐसी-ऐसी घटनाएँ हुई, फिर लास्ट में जाके हम बताएँ कि ये शक्तियाँ और कोई नहीं यूएसएसआर और यूएसए थी, तब उनके कारण ये जो है ये स्थिति उत्पन्न हुई थी। इस तरह अगर हम बताते तो थोड़ा सस्पेंस रहता और कुछ नया सा लगता। तो यहाँ पर जो है ये हुक है, इसे हुक ही बोलते हैं। ठीक है, जिसे हम संदर्भ बोलते हैं ना, कि जहाँ हम मर्म बता रहे होते हैं, तो उसको हम हुक बोलते हैं, जहाँ से हमारा ऐसे स्टार्ट होता है। तो इन्होंने ये बताया तो, लेकिन शुरू में ही उद्घोषित कर दिया, तो इससे क्या हुआ, ये बोरिंग टाइप हो गया। पहले ही स्टोरी माइंड में बन गई, तो वो आगे पढ़ने का एग्जामिनर का मन इतना नहीं करेगा। अब आगे पढ़ते हैं। तो दो हाथियों के समान विचारधाराओं ने न केवल आपसी टकराव को जन्म दिया, विश्व को युद्ध की भूमि पर ला खड़ा किया। इन दो विचारधाराओं के लड़ने से घास अर्थात अफ्रीकी देश और साउथ एशिया व ईस्ट एशियाई देश रौंदे जा रहे थे, जिसका
जिसका परिवर्तित रूप वर्तमान में परमाणु क्षमता के विस्तार को बढ़ाने रोकने के लिए विश्व लड़ रहे थे, जिसमें ईरान व यूएसए का युद्ध की घटना है। अब बताइए, इन्होंने पहले ऊपर एग्जाम ये हुक बनाया कि हाँ, इन्होंने टॉपिक को एक्सप्लेन किया कि जब दो हाथी लड़ते हैं तो उसके द्वारा दूसरे लोगों को भुगतान करना पड़ता है, ठीक है। अब इन्होंने क्या किया, फिर से आके एक एग्जाम्पल दे दिया कि वर्तमान में ये हो रहा है, ठीक है। तो या तो ये यहीं से स्टार्ट करते हैं कि जब जो रूस यूक्रेन वाला युद्ध है वहां से स्टार्ट करते हैं कि दो हाथी लड़ते हैं तो उस पे जैसे भारत की चीजें महंगी होने लगी, ठीक है। गेहूं महंगा हो गया था, गेहूं की कमी हो गई थी क्योंकि यूक्रेन से ज्यादा सप्लाई होता है, तो और देशों पर भी उसका इफेक्ट पड़ा। या तो ये सिर्फ वही एक्सप्लेन करें, सिर्फ दो उसको लेकर ये एग्जाम्पल के बाद एग्जाम्पल देंगे, तो उसमें क्या होगा कि जो आपका हुक है ना वो एक तो लंबा होगा और दूसरा प्रभावी नहीं होगा। तो हमें क्या करना है कि पहले हुक दे देना है सस्पेंस की तरह, और दूसरी बात हमें उसके बाद क्या करना होता है, जैसा कि हमने ऊपर बताया था कि हमें उस टॉपिक्स को एक्सप्लेन कर देना होता है या जोड़ देना होता है जो हमने स्टोरी दी उससे। अब देख लेते हैं इन्होंने उससे जोड़ा है या नहीं। वह घटना हमें बताती है कि जब दो बड़ी शक्तियां विचारधारा बढ़ती हैं तो इसका शिकार विकासशील राष्ट्र, आत्मविकसित राष्ट्र होते हैं। चलिए, इन्होंने जोड़ दिया उससे टॉपिक से, ठीक है, यहाँ तक तो ठीक है। अब हम प्रीव्यू दे लेते हैं, प्रीव्यू इनका देख लेते हैं कि इन्होंने प्रीव्यू कैसे दिया है कि ये आगे क्या कहने जा रहे हैं। अब आगे हम इसे और विस्तृत रूप ढंग से समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले दो हाथियों का विभिन्न पक्ष में अर्थ जानने का प्रयास करेंगे। उसके बाद घास का क्या आशय है, फिर कारण को जानेंगे कि दो हाथी क्यों लड़ते हैं, इसके लड़ने से घास क्यों रौंदे जाते हैं, फिर घास को रौंदने से कैसे रोका जा सकता है। ठीक है, मतलब इन्होंने जो दिया है ना ये ठीक है, लेकिन इसमें भी जो है ना विविधता विविधता मैं इसलिए कह रहा हूँ कि यहाँ पर जो क्वेश्चन रेस किए गए हैं ना, ये तो नॉर्मल कोई भी पहचान जाएगा कि हाँ ये नॉर्मल जो आपने ऊपर दिया है उसके बाद इन क्वेश्चंस की बात होनी जा रही है। आपके क्वेश्चंस में भी जान होनी चाहिए जो यहाँ आप रेस कर रहे हैं, ठीक है। उसमें इतनी विविधता होनी चाहिए या फिर उसमें इतनी कलेक्टिवनेस होनी चाहिए कि आगे जाके आप उसे और विस्तृत कर सकें। यहाँ पे आपने बता दिया कि आप ये देंगे फिर इसे एक्सप्लेन कर देंगे, फिर ये बताएंगे फिर एक्सप्लेन कर देंगे, तो उसमें भी थोड़ा कलेक्टिवनेस रखिए अपने क्वेश्चंस में जो आपके क्वेश्चंस आप बताने जा रहे हैं, ठीक है। ये तो हो गया कि इंट्रो। अब हमने यारा इंट्रो देखा कि इसमें क्या गलतियां थी और किस तरह थी। चलिए एक इंट्रो और देख लेते हैं हम, जैसे ये है, ये भी किसी बच्चे का सेंड किया था। एक अच्छे शिक्षित दिमाग में होता उनमें हमेशा उत्तर से अधिक प्रश्न होंगे। एक अच्छे जो शिक्षित दिमाग है उसमें हमेशा उत्तर से अधिक प्रश्न होंगे। ये बात की जा रही है कि उत्तर से अधिक प्रश्न होंगे कि जो प्रश्न होते हैं, जो उत्तर दे देता है ना व्यक्ति वो सेटिस्फाई हो जाता है, और उससे क्या होता है ना, उससे क्या होता है कि जो हमारा क्रिएटिवनेस है या सोचने की क्षमता होती है ना उतनी ज़्यादा विकसित नहीं हो पाती कि हम उत्तर देते हैं और सेटिस्फाई हो जाते हैं। हम प्रश्न नहीं करते, उत्तर अगर हम दे देते हैं उसके बाद भी हम प्रश्न नहीं करते तो हमारी जो है वो एक सीमितता को दिखाता है। तो अब देखते हैं कि इन्होंने एक्सप्लेन कैसे किया है। पहले देखते हैं इनका हुक। प्राचीन यूनान में एक बालक अपने गुरु से बार बार प्रश्न पूछता था। गुरु उससे कभी नाराज नहीं होते थे। फिर एक दिन कुछ शिष्यों ने गुरुदेव से पूछा कि वह बालक आपसे इतने प्रश्न पूछता है, फिर आप उसे डांटते क्यों नहीं। चलिए ठीक है, इन्होंने मतलब प्रश्न पे बात की और इन्होंने स्टोरी बताई कि कोई प्रश्न पूछ रहा है और उसको आप डांट क्यों नहीं रहे हैं। तो उस पर इन्होंने एक सस्पेंस बनाया है थोड़ा सा, यहाँ तक तो ठीक है। गुरु मुस्कुराए और बोले कि जिस दिन यह प्रश्न पूछना बंद कर देगा तो उस दिन इसका सीखना भी बंद हो जाएगा। ठीक है, ये जो है आपके जो आपने ये जो टॉपिक है उससे इसे संगत किया है और उसको ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि हाँ आपने मर्म को सही समझा है, संदर्भ को सही समझा है। अब इसके बाद बात करते हैं लिंक करने की, पैरा को लिंक करने की, और दूसरी की आपने जो उसके सभी पार्ट हैं वो एक्सप्लेन किए हैं या नहीं। इसके क्या क्या पार्ट थे, इसके पार्ट थे कि एक अच्छे शिक्षित दिमाग में हमेशा उत्तर से अधिक प्रश्न होंगे। तो हाँ, यहाँ पर इन्होंने बात की कि उत्तर से अधिक प्रश्न वाली जो है यहाँ पर इन्होंने बात की, तो इसका जो हमने देखे थे भाग भी कंप्लीट हो गए हैं। अब हम आगे देखते हैं। वह गुरु थे सुकरात, ठीक है। अब इन्होंने जो सस्पेंस था वो खोला कि वह कोई और नहीं, वह गुरु सुकरात ही थे। उनका मानना था कि ज्ञान का जन्म उत्तरों से नहीं बल्कि प्रश्नों से होता है। वास्तव में एक शिक्षित दिमाग वह नहीं जिसके पास प्रश्न का उत्तर हो, बल्कि वह है जो प्रत्येक उत्तर के बाद नए प्रश्न खोज सके। प्रश्न जिज्ञासा को जन्म देते हैं, जिज्ञासा ज्ञान को, और ज्ञान मानव सभ्यता की प्रगति को। अब इन्होंने क्या किया कि लिंक कर दिया, ठीक है। जो ऊपर विषय दिया गया था ना उससे इन्होंने जो स्टोरी दी है उसको लिंक कर दिया। यहाँ तक भी ठीक है इनका, यहाँ तक इनका जो है शानदार है। अब आगे देखते हैं, जो हम देखते हैं प्रीव्यू, यहाँ पे आके प्रीव्यू बनता है। इसी प्रकार प्रश्न मानव सभ्यता की प्रगति का आधार रहे हैं। जब आदि मानव
ने पूछा कि आग कैसी कैसे जलती है, तब विज्ञान की शुरुआत हुई। जब लोगों ने पूछा कि समाज में समानता क्यों नहीं है, तब लोकतंत्र और मानव अधिकारों का विकास हुआ। इस प्रकार हर नई खोज और परिवर्तन के पीछे किसी न किसी प्रश्न की भूमिका रही है। और इस शिक्षित दिमाग और एक शिक्षित दिमाग यह समझता है कि हर उत्तर अंतिम नहीं होता, प्रत्येक उत्तर के पीछे नए प्रश्न छिपे होते हैं, जैसे न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत। अब यहाँ से इन्होंने बड़ी स्टार्ट की है। अब इनका ये जो प्रीव्यू देखेंगे ना, तो इसमें क्या हो रहा है कि ये क्वेश्चन रेज कर रहे हैं, फिर थोड़ा बता दे रहे हैं, क्वेश्चन रेज कर रहे हैं, बता दे रहे हैं। यहाँ पे क्या कर रहा है, यहाँ पे आपको जिज्ञासा उत्पन्न करनी है कि आप आगे पूरा क्या बताने वाले हैं, वो आपको बता देना है यहाँ पर। ठीक है, प्रीव्यू यही है हमारा। प्रीव्यू का मतलब क्या है? प्रीव्यू का मतलब यही है कि हम बता दें कि हम आगे क्या करने जा रहे हैं। इन्होंने वो यहाँ पर नहीं किया है उतना, यहाँ पे क्वेश्चन रेज किया और थोड़ा बता दिया, उसका एग्जांपल दे दिया, तो ये इतना ज़्यादा प्रभावी नहीं हुआ। यहाँ पे क्वेश्चन रेज करते पूरा जो प्रीव्यू था ना पूरे ऐसे का वो ही दे देते ना, तो फिर आगे एग्जाम में पड़ता कि हाँ आगे क्या होने जा रहा है, तो वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होता, बहुत ज़्यादा अच्छा लगता। ठीक है, एग्जाम में कोई कुछ नया चीज़ सीखने की उत्साह होती और वो सीख पाता। अब हम देखते हैं कि ऐसे के प्रकार क्या होते हैं, किस प्रकार से ऐसे स्टार्ट किए जाते हैं। जैसे हमने देखा स्टोरी टाइप से, पोएम के टाइप से, संवाद के तरीके से। ठीक, चलिए तो अब कॉपी देखते हैं। ये कॉपी है प्राची चौहान जी की, जो 2025 की टॉपर हैं हिंदी मीडियम से, और इनके जो मार्क्स रहे हैं वो हाईएस्ट रहे हैं जीएस में। देखते हैं इन्होंने किस प्रकार लिखा है। इनका टॉपिक है भ्रम रचनात्मकता के द्वार पर स्वागत चढ़ाइए। अब इस देखते हैं कि इन्होंने किस तरह एक्सप्लेन किया है। पहले हम देखते हैं हुक इनका, कि हुक में इन्होंने सस्पेंस रखा है या नहीं। बात 6ठी शताब्दी ईस्वी की है। उज्जैन नगर में एक आम आदमी कुल्लू, जिसे अपनी पत्नी से अधिक स्नेह था, एक बार अपनी पत्नी के अपने ससुराल चले जाने से वह बड़े व्याकुल था। कल्लू ने आधी रात ही घर से निकल अपनी पत्नी के पास जाने का विचार करने लगा। रात काली अंधेरी, अधिक बरसात के साथ पानी कुल्लू के मुंह तक लग रहा था। बाढ़ के बहते पानी में बह बहते आते मुर्दे पर बैठ कुल्लू आगे बढ़ा। पत्नी के घर के यहाँ पहुंचकर रस्सी लटकते सांप को पकड़ कुल्लू घर पहुंचे। ठीक है, जब कुल्लू की पत्नी ने कुल्लू की दशा देखी तो वह अति क्रोधित हुई और कहने लगी, मुझ में इतना अधिक जो मोह से तुम भ्रम में डूबे हुए हो, उतना मोह अपने काम से किया होता तो तुम आज विद्वान होते। कुल्लू ने भ्रम की दीवारें यह सुनकर मानो दरकने लगी और रचनात्मकता का अंकुरण उस भ्रम की मिट्टी से हुआ। वह मंदबुद्धि कुल्लू कोई और नहीं, आगे चलकर अभिज्ञान शकुंतलम जैसे महान नाटक लिखने वाला कवि कालिदास था। अब देखा इन्होंने बिल्कुल लास्ट में आके एक्सप्लेन किया है, पूरा बता दिया है कि भ्रम क्या है और कैसे जो भ्रम हुआ उन्हें, कि जो उन्होंने सोचा था वो उनका भ्रम था, और कैसे वहां से फिर रचनात्मकता उपजी, तो उन्होंने इसको एक्सप्लेन किया है। ठीक है, तो हुक उनका ठीक है कि हुक में इन्होंने क्या क्या एक्सप्लेन किया है। उसके बाद इन्होंने लिंक भी कर दिया है यहाँ पर कि रचनात्मकता का अंकुर भ्रम की मिट्टी से हुआ है। ठीक है, यहाँ पे लिंक भी कर दिया, इस जगह आकर इन्होंने लिंक भी कर दिया है। तो हुक और लिंक दोनों चीजें उन्होंने यहाँ पर बता दी हैं। अब हम देखते हैं प्रीव्यू, उन्होंने प्रीव्यू कैसे दिया है। तब क्या भ्रम किसी वस्तु में अत्यधिक आसक्ति ही है, इन्होंने क्वेश्चन रेज किए हैं, अथवा इससे अधिक अर्थात भ्रम के रूप में भिन्न भिन्न भी हो सकते हैं, ये भी उन्होंने क्वेश्चन रेज किया है। जब जीवन के मार्ग ही स्पष्ट ना हो तो वह भ्रम की स्थिति उत्पन्न कर सकती है। अब इनका जो प्रीव्यू देने का तरीका है ना, वो ये है कि क्वेश्चन रेज किया, क्वेश्चन इन्होंने रेज किए, ठीक है, और उसके बाद जो है फिर अपनी बॉडी स्टार्ट कर दी है इन्होंने। जैसे इन्होंने एग्जाम्पल के थ्रू किया, डॉक्टर एपीजे कलाम कहाँ पायलट बनने के सपने लेकर आगे बढ़े, अराजकता ने उन्हें अजकता असफलता ने उन्हें भ्रम की स्थिति में डाल दिया। तो ये इन्होंने जो एक्सप्लेन किया था, ठीक है, इन्होंने इस प्रकार जो अपने ऐसे को बांधा है, तो ये प्रभावी उतना नहीं है, लेकिन फिर भी इन्होंने तीनों चीजें जो है अपने ऐसे में एक्सप्लेन की हैं, तो इनका जो इंट्रो है वो अच्छा बेहतर माना जा सकता है। अब हम एक इंट्रो की और बात करते हैं। जैसे ये इंट्रो है, ये है गगन मीना जी का, जो 2020 में 120 रैंक थी शायद इनकी, 120 रैंक थी। तो उन्होंने वो कैसे प्रयोग करते हैं, दूसरी जो पहली हमने स्टोरी वाली देखी, अब दूसरी देखते हैं हम संवाद शैली। कुछ ऐसी चीजें हैं जिन्हें आप शांति में सबसे बेहतर सीखते हैं, और कुछ जिन्हें तूफान में। अब संवाद शैली देख लेते हैं। ठीक है, संवाद बन शांति, प्रत्येक मनुष्य को बेहतर बनाने तथा सार्वभौमिक मूल्य सीखने के लिए केवल शांति ही आवश्यक है। ये उन्होंने शांति में संवाद किया। अब दूसरा तूफान, यदि तूफान नहीं होगा तो मनुष्य अपनी चुनौतियां
तथा बनाई गई तकनीकियों का उपयोग कैसे करेगा। ठीक है। अब संवाद 2 में शांति, शांति कह रही है कि लेकिन जब शांति उपस्थित है तो चुनौतियां वैसे भी कम पैदा होंगी और बिना शांति के तूफान तो मनुष्य का अस्तित्व ही खत्म कर देगा। अब तूफान, तूफान ने क्या कहा, हम भी मनुष्य की गतिविधियों द्वारा प्रेरित होते हैं जो मनुष्य को उसके कर्मों के प्रति जागरूक कर्मों के प्रति जागरूक करती हैं कि वह अपने कर्तव्य एवं अधिकारों के मध्य सामंजस्य रखे। और संवाद 3, इस तरह ये संवाद हो रहे हैं, ठीक है, और ये एक्सप्लेन करते जा रहे हैं जो टॉपिक है ऊपर वाला। टॉपिक हमारा क्या था कि कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिन्हें आप शांति में सबसे बेहतर सीखते हैं। शांति में पहला भाग ये है और दूसरा भाग है कि और कुछ जिन्हें तूफान में। तो यहाँ पे उन्होंने संवाद दिखाया कि शांति अपनी विशेषता बता रही है, तूफान अपनी विशेषता बता रहे हैं। तो वो दोनों पार्ट वहां पर जो है कवर हो चुके हैं। और एक जिज्ञासा जो प्रकृति होती है वो भी इसके अंदर है, क्योंकि इसमें जिज्ञासा तो वैसे नहीं डाल सकते, लेकिन ये संवाद शैली है तो संवाद के द्वारा कैसे हम अपने विचारों को प्रकट करते हैं, प्रवाही बना सकते हैं, तो वो यहाँ एक्सप्लेन किया गया है। अब देखिए, अब यहाँ जो होता है वही वाला अपना कि लिंक कैसे करते हैं। जैसे इन्होंने ये संवाद दिए तो इसको एक टॉपिक से कैसे लिंक करेंगे वो अब यहाँ पे देखिए। हमें शांति तथा तूफान में अंतर संबंधों का पता चलता है। तो वह कौन सी चीजें हैं जिन्हें हम शांति में सीखते हैं गलत लिखा है, वह कौन सी जिन्हें तूफान में सीखते हैं, या ठीक है। क्या कोई ऐसी भी चीज है जो हम शांति तथा तूफान दोनों में सीखते हैं। इन सभी प्रश्नों के अध्ययन के लिए विषय पर देखा, इन्होंने प्रीव्यू दे दिया, इन्होंने सारे क्वेश्चन रेज कर दिए कि हाँ भाई कैसे कैसे हम आगे जो है बताने जा रहे हैं, कैसे हम इस पे चर्चा करने जा रहे हैं। तो ये जो हो गया इनका प्रीव्यू हो गया। तो ये संवाद शैली का तरीका था कि क्वेश्चन दिए, उसको यहाँ पे थोड़ा सा लिंक कर दिया, फिर उसके बाद सीधा क्वेश्चन रेज किए, प्रीव्यू दिया और फिर आगे हम बढ़ गए। तो ये भी तरीका ठीक है। इनके ऐसे में मार्क्स 110 115 के आसपास थे, तो ठीक है, इनका ये जो है तरीका ठीक है, इसे ठीक माना जा सकता है। अब दूसरी बात करते हैं हम सुनील कुमार सर की कि वो किस प्रकार अपने ऐसे को स्टार्ट करते हैं। तो ये क्या करते हैं, ये बिल्कुल सीधा कोई एक टॉपिक, कोई एक थॉट दिया और फिर उसके बाद जो है अपने एक्सप्लेन करना स्टार्ट कर देते हैं। ये एक तरीका होता है, ठीक है। लेकिन आप देखेंगे बाल श्रम एक आवश्यक बुराई, केवल आवश्यक बाल श्रम जो है एक आवश्यक बुराई या केवल एक बुराई, इन्होंने इस टॉपिक को लिया। और बाल श्रम जो है ना जीएस से भी थोड़ा रिलेटेड है, तो वहां से इन्होंने उठाया और थोड़ा ये आगे की लाइन जो है फिलोसफिकल है, तो उससे इसको कैसे जोड़ा है वो हम देख लेते हैं। इन्होंने कहा कि बच्चे राष्ट्र का भविष्य होते हैं, इन्होंने एक थॉट दे दिया, ठीक है। अब उसको ये एक्सप्लेन करेंगे अपने इंट्रो में, उसको बताएंगे। भारत के भूतपूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का यह कथन किसी देश के लिए बच्चों के महत्व को इंगित करता है। निश्चित रूप से बच्चों के सकारात्मक विकास से देश को सकारात्मक विकास सुनिश्चित हो पाता है, क्योंकि बड़े होकर ये बच्चे ही देश के भाग्य को सही या गलत दिशा प्रदान करते हैं। ठीक है, ये सीधा एक्सप्लेन करते जा रहे हैं जो इन्होंने थॉट दिया है। तो ये एक तरीका हो सकता है इंट्रो का, पर ये सीधा सपाट होता है, ये ना तो बेकार होता है ना ही ज़्यादा क्रिएटिव होता है, तो इसमें एवरेज मार्क्स आपको मिल सकते हैं। तो ये तरीका भी आप देख सकते हैं। जैसे इन्होंने आगे भी एक्सप्लेन किया है, बाल श्रम न सिर्फ बच्चे की सर्वांगीण विकास को बाधित करता है, अपितु वे देश के भी सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक। अब देख रहे हैं ये यहाँ प्रीव्यू में क्या है कि डायमेंशंस को खोल रहे हैं, प्रीव्यू में ये डायमेंशंस को खोल रहे हैं। तो इस तरह भी आप अपने प्रीव्यू का प्रयोग कर सकते हैं। अब चलिए एक और हम देख लेते हैं एग्जाम्पल। ये संवाद शैली है जो कि गगन मीना सर ने 2020 में स्टार्ट की थी, ये 2016 में ही स्टार्ट कर चुकी थी। आप देख रहे हैं कि जो हमें टॉपर्स कॉपी होती है उससे कितना फायदा होता है कि यहाँ संवाद शैली 2016 में इन्होंने प्रयोग की हुई है। इनका नाम पी यादव है, तो इनकी रैंक शायद 500 कुछ रही थी, तो इन्होंने संवाद शैली पहले ही प्रयोग की हुई है। देखिए आप, टॉपिक है राष्ट्रीय हितों का स्थान मानवीय हितों के बाद आना चाहिए। तो इन्होंने क्या किया होगा कि जो राष्ट्रीय हित है ना, राष्ट्रीय हित और मानवीय हित, इनमें संवाद करा दिया होगा और फिर इसको एक्सप्लेन कर दिया होगा, जिसे हम आगे देखेंगे। इतिहास गवाह है कि जब जब राष्ट्रों ने अपने हितों को सर्वोपरि रखा है, तब तब उन्होंने मानव विकास के उच्च प्रतिमान प्राप्त किए तथा संयुक्त राज्य अमेरिका व जापान। अच्छा यह था, इन्होंने एग्जाम्पल दे दिया, ठीक है। कि अब देखते हैं मानव हित। अब मानव हित अपनी बात रखेगा, लेकिन इतिहास इस बात का भी गवाह है कि जब जब राष्ट्रों ने राष्ट्रीय हितों को मानवीय हितों से ज्यादा वरीयता दी है, तब तब मानवता ने भयंकर बारूदी झेली है। बारूदी झेली है, बर्बादी तो सही होगा, बारूदी झेली है। यथा प्रथम व द्वितीय विश्व युद्ध, ये जो है इन्होंने एग्जाम्पल भी दे दिया और संवाद भी कर दिया दोनों के बीच में, ठीक है। तो ये वही संवाद शैली है, तो ये हम देख चुके हैं, तो इस प्रकार हम कर सकते हैं। अब तीसरा ये है, ये हम देख चुके हैं कि स्टोरी के द्वारा हम कैसे स्टार्ट करते हैं, तो उसको भी ये है इन्होंने बता दिया है सीधा। ये तो जीएस का रिलेटेड ऐसे है, तो ये आप लिख भी देंगे।
अब जरा हम सबसे बेस्ट और अच्छी तरीके से जो ऐसे होते हैं वो कैसे लिख सकते हैं वो भी देख लेते हैं हम। ये गिधाईलाल मीणा सर हैं, इनका हम देख लेते हैं। ये क्या करते हैं कि ये एक तरीका होता है, लोकतंत्र में हमें वह नेता मिलते हैं जिनके हम पात्र होते हैं। पता है, ये भी एक तरीका होता है कि हम दो ऐसी स्थितियां ए और बी बताएं और उनके बीच में तुलना करके अपने इंट्रो को स्टार्ट करें। तो ये एक तरीका हो सकता है। जैसे इन्होंने बताया है कि देश में समानतामूलक आर्थिक विकास, समतामूलक होगा ये, समतामूलक आर्थिक विकास, महिलाओं का सम्मान, नैतिक शिक्षा, मुक्त समाज उपस्थित होते हैं। इस समाज में मानवीय अधिकारों का सम्मान किया जाना है। अब देश भी है, कुछ लोगों के पास ही शक्तियां व संपत्ति का केंद्रीकरण है। मानवीय मूल्यों में कमी के कारण दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति अस्पताल ही नहीं पहुंच पाता, वहां शस्त्रों का प्रयोग आम बन जाता है। ठीक है, ये इन्होंने दे दिए, इन्होंने एक्सप्लेन कर दिया कि लोकतंत्र होना क्यों जरूरी है, लोकतंत्र नहीं होगा तो क्या घटनाएं हो सकती हैं, क्या उस समय परेशानियां उत्पन्न हो सकती हैं। तो ये दो परिस्थितियां यहाँ पे इन्होंने लिंक कर दिया। ठीक है, हमें दो परिस्थितियां व्यवस्थाओं समाजों की सूचना देते हैं। यदि इनमें चुनाव कराया जाए तो प्रतिनिधि चुना जाए तो इसकी पर्याप्त संभावना है कि देश ए में सबको साथ लेने वाले नैतिक गुणों से मुक्त नेतृत्व चुनाव हो। ठीक है, ये लिंक कर रहे हैं। ठीक है, जो इनका एस्से है ना, उसको ये जो इन्होंने यहाँ पे तुलना की है ए और बी के द्वारा, उसको ये लिंक कर रहे हैं। तो ये यहाँ से हम देख सकते हैं कि इस तरह जो है अपने इंट्रो को स्टार्ट किया जा सकता है। अब लास्ट में और देख लेते हैं हम एक एग्जाम्पल। ये तो वही है स्टोरी वाला। और हाँ, ये थॉट के थ्रू हम स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे जितेंद्र कुमावत जी हैं, तो ये क्या करते हैं, विश्व को एक साथ मिलकर कार्य करना सीखना होगा, अन्यथा ये कार्य ही नहीं करेगा। ये थॉट आया, मतलब ये इन्हें टॉपिक मिला और उसके बाद इन्होंने सीधा जो है स्टोरी के द्वारा शुरू किया है। तो ये तो पुराना, ये हम देख चुके हैं कि स्टोरी के द्वारा हम कैसे शुरू करते हैं। अब हम पोएम वाला एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो ठीक है, हम पोएम वाला एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो ये रवि कुमार स्याग सर की कॉपी है और इसमें हम देखेंगे कि कैसे कैसे ऐसे को बेस्ट बनाया जा सकता है। इनके कभी भी ऐसे में 140 से कम नहीं आए, तो इसका कुछ तो रीजन रहा होगा। अब जरा देखिए, क्वेश्चन है कि भारत में, टॉपिक है भारत में स्त्री जाति से द्वेष की जड़ें लंबी है। स्त्री जाति से द्वेष की जड़ें लंबी है। ठीक है, ये इनका टॉपिक है। इन्होंने क्या किया, पहले एक पोएम दी जिसमें क्या है कि स्त्री को भौतिक रूप में दिखाया गया है और उसके अंदर जो चल रहा होता है उसको नहीं जान पाते हैं। तो उसको उन्होंने दर्शाया कि तन के भूगोल से परे मन की गांठें खोलकर कभी पढ़ाए। निर्मला पेत्तुल जी की जो है लाइनें हैं जो इन्होंने यहाँ पर प्रयोग किए हैं। अब इन्होंने क्या किया, ये पोएम दी, उसके बाद हम क्या करते हैं, उसके बाद हम करते हैं लिंक किसको, टॉपिक को। ऋग्वेद में लिखा है कि किसी पदार्थ आयुष अर्धांश की भांति नारी पुरुष बराबर हैं। जिसमें उपनिषदों में भी वर्णित है कि हमारी व्यक्तिगत आत्मा तो पुरुष है न नारी। इसके अलावा एक सामान्य पुरुष की भांति नारी घरेलू कार्य कर रही है, सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग में रही है। कल्पना चावला, सुनीता विलियम्स भांति, उन्होंने कुछ एग्जाम्पल दिए और उसको जो है इससे जोड़ दिया। जो इनका जो इन्होंने पोएम दी थी, पोएम को ऐसे ही जोड़ा जाता है एग्जाम्पल के थ्रू या फिर उसे एक्सप्लेन कर कर किसी थॉट के थ्रू। अब हम देखते हैं कि इन्होंने जो प्रीव्यू वाला भाग है वो कैसे दिया है, कि क्वेश्चन जो होता है जहाँ रेस करते हैं तो वो हम देखेंगे। ठीक है, सामान्य नहीं समझा जाता है उसे द्वेष रखा जाता है, प्रसिद्ध नारीवादी सिमोन द बोवर सेकंड। ठीक है, अब यहाँ से देखते हैं, यहाँ समझने का प्रयास करेंगे कि नारी द्वेष क्या है। यहाँ से देखो प्रीव्यू देना स्टार्ट कर रहे हैं। यह किन कारणों से होता है, इनकी जड़ें अर्थात तीव्रता कितनी गहरी है और कितने स्तरों पर फैली है, साथ ही इससे निपटने के उपायों पर भी विचार करेंगे। पूरा इन्होंने एक्सप्लेन कर दिया है कि आगे ये क्या बताने जा रहे हैं, किस चीज़ पे बात करने जा रहे हैं, उस चीज़ का इन्होंने प्रीव्यू दे दिया है। तो ये सबसे बेस्ट तरीका लगता है मुझे एक्सप्लेन करने का, जहाँ मार्क्स बिल्कुल इन्होंने कोई बेतरतीब नहीं, सीधा पोएम लिखी, उसको एक्सप्लेन किया, उसको लिंक कर दिया टॉपिक से और 2-3 एग्जाम्पल दे दिए, थॉट दे दिए। आप ये देख रहे हैं कि ये यहाँ पर थॉट दे रहे हैं, थिंकर्स को कोट कर रहे हैं, तो इसलिए इनके मार्क्स ज़्यादा आते हैं, क्योंकि ये फैक्ट के थ्रू बात करते हैं। अपने जो जस्टिफाई होती है, जो अपना थॉट होता है उसको जस्टिफाई करते हैं फैक्ट के थ्रू। तो और बाद में इनका प्रीव्यू जो है वो भी बहुत शानदार है, बिल्कुल सीधा टू द पॉइंट है। ज़्यादा फालतू बात नहीं कि हम इस पर बात करेंगे, उस पर बात करेंगे, सीधा जो एग्जाम्पल जो टॉपिक की मांग है उस पर ये बात कर रहे हैं। तो ये हमारे थे तरीके कि कैसे हम इंट्रो को लिख सकते हैं, और हमने इसमें देखी कि क्या गलतियां, ऊपर हमने देखी क्या गलतियां नहीं कर सकते हैं। तो इंट्रो को हम बेटर बना सकते हैं किस प्रकार, हम 3 चीज़ें देखेंगे। हुक, लिंक करना पैरा को कि उसके सभी भाग कंप्लीट हुए कि नहीं, और तीसरा है प्रीव्यू देना। ये 3 चीज़ें आपके इंट्रो में हुई और ये तीनों चीज़ें प्रभावी हुई तो आपका इंट्रो बहुत शानदार हो जाएगा। और इसी पर हमने आज पूरे दिन बात की है। तो अब हम देखेंगे कि इसके बाद देखेंगे हम बॉडी कैसे लिखेंगे, बॉडी में क्या क्या चीज़ें हमें मेंशन करनी चाहिए, किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, कैसे आयाम खोलने चाहिए, उस पर हम बात करेंगे अगली हमारी जो क्लास होगी उसमें। तो आप आज से ये समझिए कि आपका जो इंट्रो है वो हुक, लिंक
और प्रीव्यू, इन 3 में डिवाइड होना चाहिए। और ये 3 जो है हुक, आपने देखा कि इसके कई तरीके हो सकते हैं, स्टोरी के द्वारा, पोएम के द्वारा, या फिर संवाद शैली के द्वारा, या फिर और भी कोई थॉट देकर, या फिर आपको मैंने जो एक नहीं दिखाया कि कोई क्रिएटिव तरीका कैसे हो सकता है, वो भी हम देख लेते हैं। जैसे मैंने ही लिखा है कि महिला सुरक्षा के बिना महिला सशक्तिकरण संभव नहीं है। महिला सुरक्षा के बिना महिला सशक्तिकरण, यहाँ 2 चीज़ें, एक तो महिला सुरक्षा की बात हो रही है और दूसरा महिला सशक्तिकरण की। तो मैंने ये ऐसे एक चैनल बना दिया है, कोई भी चैनल जैसे आते हैं तो वहाँ पे एक हेडलाइन चल रही है ऊपर कि पश्चिम बंगाल के आरजी कर मेडिकल कॉलेज में एक ट्रेनी डॉक्टर की रेप के बाद हत्या। ठीक है, ये देख रहे हैं कि हम ये घटना हो रही है। और दूसरी तरफ हम बात कर रहे हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, जनवरी में 1 दशक की वहाँ स्वर्णिम उपलब्धि हमने पूरी कर ली है कि जहाँ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और जहाँ एक बेटी पढ़ने जा रही है तो उसके साथ ये घटना हो रही है। तो ये मैंने इसको क्रिएटिव तरीके से जोड़ा इसको। ठीक है, फिर बाद में जो है मैंने इसे एक्सप्लेन किया। ठीक है, लिंक किया है कि न्यूज़ चैनल में, जहाँ एक और ये जो है मैंने बताया कि इस तरीके से जो है इसको लिंक करके कि इसका जो ये जो मैंने दिया है, ये जो मैंने डाटा दिया है वो किस प्रकार संगत हो रहा है इस वाले टॉपिक से, तो उसको मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन किया है। और दूसरा, ऐसी विपरीत स्थिति एक साथ देखने पर मन में विभिन्न सवाल उपस्थित है। यहाँ से क्वेश्चन रेजिंग हुई है, यहाँ से प्रीव्यू देना स्टार्ट हुआ है कि महिला की सुरक्षा व प्रतिनिधित्व का इतिहास ऐसा ही रहा है, क्या महिला सशक्तिकरण हेतु प्रयास नाकाफी रहे हैं। ये मैंने क्वेश्चन, क्या महिला सुरक्षा हेतु चलाए गए अभियान जमीनी स्तर पर आ गए हैं, महिलाओं को सशक्तिकरण किस प्रकार किया जाए, उनकी सुरक्षा की सुनिश्चितता हो, और इन दोनों को ही हम किस प्रकार साध सकते हैं। चलिए ये करके इस पे विचार करते हैं। ये मैंने प्रीव्यू दे दिया। ठीक है, इस तरह आप जो है न्यू क्रिएटिव तरीके भी यूज कर सकते हैं। इससे अलग भी कुछ और नया हो सकता है, मैं अब जो आप सोच सकते हो कि इस तरह भी जो है इंट्रो को स्टार्ट किया सकता है, तो वो आप प्रयोग कर सकते हैं। तो आज की क्लास हमारी यहीं पे समाप्त होती है। आज हमने जान लिया है कि इंट्रो में क्या विविधता होनी चाहिए, कैसे हम क्रिएटिवनेस ला सकते हैं, किन चीज़ों का हमें ध्यान रखना होता है, क्या एरर हमें नहीं करनी होती।